नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम जर्मनी और ब्रिटेन के बीच दशकों के बाद हुए बड़े समझौते और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकी संगठन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टि हुई मजबूत। भारी दबाव के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने विवादित जेफरी एपस्टीन से संबंधित कुछ दस्तावेजों को जारी करने का दिया निर्देश। मामले में ट्रंप का नाम घसीटे जाने को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल को लगाई फटकार, दी मुकदमे की धमकी। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों को दी मंजूरी। तेल का प्राइस कैप $60 से घटाकर किया $47। रूस के वित्तीय संस्थानों के साथ सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर रोक। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 26 संस्थानों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। सीरिया के अशांत दक्षिणी प्रांत सुवेदा में एक दिन में ही टूटा युद्ध विराम। ड्रूज और बेडोइन जनजातियों के बीच घमासान जारी। यूएन ने ताजा हिंसा पर जताई चिंता, कहा क्षेत्र में शुरू हो सकते हैं बड़े पैमाने पर विस्थापन। जर्मनी ने दोषी 81 अफगानी नागरिकों को किया निर्वासित। कतर की मध्यस्थता में तालिबान के साथ बनी थी सहमति। 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से भागकर बाहर पहुंचे थे जर्मनी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा खतरा यूरोप को महसूस हो रहा है। यही कारण है कि ब्रिटेन और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार बड़ा समझौता किया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लंदन में एक बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार किसी भी देश के लिए खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में पारस्परिक सहायता का प्रावधान शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ रूस का डर तो दूसरी तरफ मझधार में अकेला छोड़ने की अमेरिकी धमकी। ऐसे तमाम कारणों के चलते यूरोपीय देश लगातार एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन और जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने ब्रिटेन दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए। समझौते को केसिंगटन संधि नाम दिया गया है। संधि में बड़े पैमाने पर सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने का प्रावधान है, जिसके तहत संकट की स्थिति में पारस्परिक सहायता करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें जर्मनी ने अवैध आप्रवासन से निपटने में ब्रिटेन की सहायता का भी वादा किया है और दोनों देशों के बीच सीधा रेल संपर्क विकसित करने को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा संधि में स्कूल एक्सचेंज के लिए वीजा सरलीकरण की योजनाएं भी शामिल हैं। इससे पहले जर्मनी की इसी तरह की एक मैत्री संधि फ्रांस के साथ भी है। बीते दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ब्रिटेन का दौरा किया था, जहां दोनों देशों ने अहम इंफ्रा को खतरों से बचाने के लिए अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई थी। ऐसे में यूरोप की ये तीन बड़ी शक्तियां एक मजबूत गठजोड़ बनाती नजर आ रही हैं। दरअसल यूरोप कई ऐसे खतरे झेल रहा है जिनसे निपटने के लिए उसे ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। यूरोपीय देश यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को लेकर सबसे अधिक चिंतित हैं। बीते दिनों पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का पश्चिमी देशों को निशाना बनाने जैसे बयान यूरोप की चिंता और बढ़ा रहे हैं। रूस के पास हजारों परमाणु बमों से लेकर लंबी दूरी की आधुनिक मिसाइलों का जखीरा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश नीति में यूरोप का घटता महत्व और समस्या बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन मुद्दे को लेकर नाटो के अस्तित्व पर ही सवाल उठा चुके हैं।
ऐसे में यूरोपीय देश अमेरिका के भरोसे अपनी सुरक्षा नहीं छोड़ सकते। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ लगाने की धमकी देकर यूरोप की कमजोर होती अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रहार कर रहे हैं। जर्मन चांसलर मर्ज ने तो अपने एक हालिया बयान में यूरोप की अमेरिका पर भारी निर्भरता को खुलेआम स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका पर बेहद निर्भर रहते हुए मुफ्तखोर रहे हैं और हमें अपने दम पर और अधिक करना होगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका के साथ यूरोप के व्यापारिक रिश्तों पर भी चिंता जताई। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भी रूस से जुड़ी सुरक्षा समस्याओं के अलावा अमेरिका और चीन के साथ यूरोप की आर्थिक दिक्कतों पर बात कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद देखना होगा कि क्या इस तरह की द्विपक्षीय संधियां यूरोप को एक स्थायी सुरक्षा और आर्थिक समाधान दे पाती हैं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, जो पहला सवाल आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ बदल गया है कि जिस तरह से ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में ये संधि हुई है, क्या कुछ बदलाव आए हैं? और इसमें संधि में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो सुरक्षा को लेकर के है, तो क्या कुछ ऐसे खतरे वहां पर पैदा हो गए हैं? किस तरह के बदलाव आए हैं यूरोप में? आमंत्रित करने के लिए देखिए, दो सबसे बड़े बदलाव आए हैं। एक तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध किया है 2022 से करीब 3.5 साल हो गए हैं, तो ये द्वितीय महायुद्ध के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा युद्ध वहाँ पर यूरोप में हो रहा है। तो इससे तो यूरोप के सभी देश हैं बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं जो अगर यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोविजंस हैं, चार्टर हैं, उसका उल्लंघन करते हुए रूस ने उसके ऊपर हमला किया है। तो रूस फिर और भी देशों के ऊपर, जैसे बाल्टिक स्टेट्स है, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड है, ऐसे देशों के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो उन्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसे हालात में उन्होंने देखा है, जो अमेरिका से जब राष्ट्रपति जो बाइडेन थे तो उनको सहायता मिल रही थी, यूक्रेन को सहायता मिल रही थी रूस से युद्ध करने के लिए, परंतु अब राष्ट्रपति ट्रंप का जो नजरिया है वो बिल्कुल ही बदल गया है। वो इतना महत्व नहीं देते हैं, ना यूरोप को महत्व देते हैं, ना नेटो को महत्व देते हैं। और फिर दूसरी बात, उन्होंने इनके ऊपर, यूरोप के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत ही अधिक मात्रा में टैरिफ्स भी लगाए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हैं। जो वहां से सामान जाएगा, स्टील जाएगा, एल्यूमिनियम जाएगा, गाड़ियां जाएंगी, जिस प्रकार का भी सामान जाएगा, तो वो उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत क्षति पहुंचाएगा। तो इन हालात में यूरोप ने ये देखा है, ये निर्णय किया है, जो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उनको अपने ऊपर निर्भर करना होना पड़ेगा। और यही, चाहे आप देखें फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने बैस्टिल डे के अपने भाषण में क्या कहा, और जो दूसरे आज जो बात हुई है, और जब से फ्रेडरिक मेर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, जब से वो आए हैं, वो तभी से कह रहे हैं जो हमको अब अपने आप आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हमने बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे हैं, हमारी निर्भरता रही है, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अशोक जी, यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में काफ़ी डिवीज़न है। कल हमने देखा कि जब यूरोपियन यूनियन जो है रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही थी, हालांकि उन्होंने अब प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन वहाँ पे स्लोवाकिया और माल्टा जैसे देशों ने उसका विरोध किया था। तो इस तरह की दरार है यूरोप के अंदर में। ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए हम यूरोप के इस दावे को मान भी लेते हैं कि रूस से खतरा है, तो इस तरह की संधि कितनी कारगर हो पाएगी? देखिए, उन्होंने अब 3 जो बड़े बड़े देश हैं, सबसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्लोवाकिया है, माल्टा ने कल किया, हंगरी भी, उनका भी रुझान रूस की तरफ है। तो इसीलिए जब यूरोप ये निर्णय करना चाहता है जो हमको ऑयल और गैस, तेल और गैस वहाँ से आयात नहीं करना चाहिए, तो ये वाले देश जो हैं वो उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। तो परंतु अब देखिए, ये समझना चाहिए, जो अगर 27 देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, तो 1-2 देशों का अपने हितों से, क्योंकि हर एक का
जो कम्प्लेक्शन है, जो एथनिक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग है, तो उनका मत थोड़ा अलग हो सकता है, परंतु ये तीन बड़े देश हैं। अभी हमको ये सोचना होगा केंसिंगटन ट्रीटी जो संधि अभी दस्तखत हुई है जर्मनी और यूके के बीच में, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी जो रिपोर्ट थी ममता जी ने जो पढ़ी, बहुत ही अच्छा उन्होंने पूरा ही विवरण इसका दिया है, बहुत ही डिटेल में अच्छा दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा जो इससे एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी ब्रिटेन गए थे और उनके भी वहाँ पर जो बातचीत हुई और जो संधि हुई, तो ये वाले जो संबंध हैं इनको और गहरा किया जा रहा है और गूढ़ किया जा रहा है, रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, और कैसे इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ये तीनों देश ये मानते हैं, जानते हैं जो हम बड़े देश हैं, तो हमने यूरोप को एक डायरेक्शन देना है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो 2016 में आपने देखा होगा, ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट का वो रेफरेंडम में उन्होंने कहा था जो हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे, और 2020 1 जनवरी को वो वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद ये यूरोप के और जो देश हैं वो चाहते हैं जो ब्रिटेन का यूरोप के साथ जो संबंध है और जो सहयोग है वो बना रहे। हालांकि अभी वो जो एक्सचेंजेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है, परंतु फिर भी इसमें भी आपने देखा होगा जो स्टूडेंट एक्सचेंजेस के बारे में दोनों जर्मनी और ब्रिटेन में दोनों में ये समझौता हुआ है, और वहाँ के एक दूसरे के स्टूडेंट्स एक दूसरे के देश जा पाएंगे, जिससे कि उनको दोनों देशों के बारे में मालूम चलेगा और उनकी मित्रता है वो और गाढ़ी हो सकेगी। ठीक है अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैं तो क्या सी कि अब हमें सेकंड इनकम बिल्ड कर लेनी चाहिए और तुमने वापस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स है। मतलब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स मतलब
चुने हुए इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट विच इन्वेस्टमेंट, मतलब रेगुलर इनकम विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जनवरी के बाद से ये चौथा बड़ा विरोध प्रदर्शन था। इन प्रदर्शनों का नाम गुड ट्रबल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन था। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन की किन नीतियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन थे और इनका ट्रंप प्रशासन की कार्यशैली पर कितना असर पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है। पिछले कुछ महीनों के दौरान ट्रंप की नीति के खिलाफ हर वो शख्स उठ खड़ा हुआ है जो राष्ट्रपति की नीतियों से सरोकार नहीं रखता। विरोध की वजह ट्रंप की एक नहीं बल्कि कई नीतियां हैं जिसके खिलाफ जनता सड़कों पर है। शिकागो, अटलांटा, सेंट लुइस सहित 50 राज्यों के 1600 से अधिक जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन और उनकी नीतियों के खिलाफ पोस्टर, बैनर और नारों के साथ अपनी नाराजगी जताई है। जहां लोगों ने अपनी आजादी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की। सबसे ज्यादा नाराजगी ट्रंप की अप्रवासन नीति को लेकर देखी जा रही है। लोगों का गुस्सा कम आय वाले लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं में कटौती को लेकर भी है। ये प्रदर्शन गुड ट्रबल लाइव्स ऑन मार्च के तहत किया जा रहा है जो नागरिक मानव अधिकार कार्यकर्ता जॉन लुइस को समर्पित है। गुड ट्रबल आंदोलन का नाम जॉन लुइस की उस प्रसिद्ध अपील से लिया गया है जो उन्होंने 2020 में अपनी मौत से पहले अमेरिकी नागरिकों से की थी। उस वक्त भी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। जॉन लुइस बिग 6 नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह के अंतिम जीवित सदस्य थे जिसका नेतृत्व डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों के असंतुष्ट होने का एक कारण ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति भी हो सकती है जिसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ी है। गुस्से की वजह सरकार का बिग ब्यूटीफुल बिल भी है जिसने सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती को मंजूरी देकर लोगों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध न सिर्फ सड़कों पर हो रहा है बल्कि उन्हें अमेरिकी संसद में भी चुनौती मिल रही है। दरअसल अमेरिकी सीनेट ने व्हाइट हाउस के विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण पर खर्च पर कटौती विधेयक को मामूली अंतर से मंजूरी तो दे दी, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपने ही 2 सांसदों का विरोध झेलना पड़ा। एक दिन पहले जेफरी एपस्टीन मामले में भी ऐसा ही हुआ जब कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने दबाव बनाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को दस्तावेज सार्वजनिक करने की नसीहत दे दी। हालांकि ट्रंप ने दस्तावेज के कुछ हिस्से को सार्वजनिक करने की इजाजत दे दी है। दरअसल हाल की घटनाओं पर अगर नजर डालें तो अधिकतर मामलों में ट्रंप को अपने घर में ही चुनौती मिलती दिख रही है। सवाल उठता है कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कितनी बार अपने ही लोगों के निशाने पर आएंगे। बहरहाल करीब 6 महीने पहले जोरदार बहुमत पाकर सत्ता हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने में असफल रहे हैं। ताजा सर्वेक्षण में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट देखी गई है। खासकर अप्रवासन नीति, सरकारी खर्च में कटौती और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। सर्वे में शामिल लगभग आधे अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप की नीतियों ने काफी नुकसान पहुंचाया, जबकि 1/4 लोगों ने स्वीकार किया है कि ट्रंप की नीतियों ने उनकी मदद की है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, अगर ये अमेरिका का मामला देखें तो जिस तरह से 6 महीने पहले ट्रंप प्रशासन वहां पर आया था, काफ़ी बड़ा उसको बहुमत मिला था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार वहां पर कई नीतियों को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको केवल विपक्ष का विरोध प्रदर्शन माना जाए या ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जिन लोगों ने ट्रंप को वोट किया था वो भी अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी। जब पिछले नवंबर में इलेक्शन हुए थे वहां पर राष्ट्रपति के लिए, तो तब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तो जो उनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं उसकी मेजॉरिटी ली थी, वो तो ली ही थी, परंतु पॉपुलर वोट्स में भी आगे गए थे। आपको याद होगा पिछली बार जब 2016 में तो ये कहा गया था जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स में तो वो आगे चले गए हैं हिलरी क्लिंटन से, परंतु पॉपुलर वोट्स में हिलरी क्लिंटन के फिर भी वोट ज्यादा थे। परंतु इस बारी कमला हैरिस से उनके इलेक्टोरल कॉलेज वोट से तो काफी अच्छे थे उनकी मात्रा में, और पॉपुलर वोट्स में भी आगे थे। तो ये माना जा रहा था जो उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है और उसका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे।
अब इसमें ये देखा गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो उनके जो विरोधी हैं डेमोक्रेट्स, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है अमेरिका की, बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है। मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में बहुत बड़ी दरार है। तो जो कुछ भी रिपब्लिकन कहते हैं उसको डेमोक्रेट्स नहीं मानते हैं, जो कुछ डेमोक्रेट्स कहते हैं उसको रिपब्लिकन नहीं मानते हैं। तो ये कहना तो आपका बिल्कुल ठीक होगा, जो डेमोक्रेट्स तो उनके विरुद्ध खड़े ही हुए हैं, परंतु जैसे आपने ये बताया, जो उनके जो फॉरेन अप्रोप्रिएशन, फॉरेन असिस्टेंस बिल में 2 रिपब्लिकन्स ने भी सेनेट में उनके विरुद्ध वोट किया, और वो भी उन्होंने उनके ट्रंप के विरुद्ध वोट किया। मैं इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनकी जो मागा बेस है, जिसे कहा जाता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ट्रंप ने एक आह्वान दिया था 2016 में ही, जो हम फिर से अमेरिका को पूरे विश्व का श्रेष्ठतम स्थान बनाएंगे, देश बनाएंगे, और इसमें इन्फ्लेशन कम करेंगे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह। और उसमें उन्होंने एक ये कहा था, जो ये एप्स्टीन फाइल्स है जिसका आपने जिक्र किया है अपने इसमें वक्तव्य में, उसमें उन्होंने कहा था जो हम ये एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करेंगे, परंतु अब वो जिसे कहा जाए फ्लिप फ्लॉप, डामाडोल उसमें हो रहे हैं। वो उसमें उन्होंने कहा जो ये बहुत बोरिंग चीज़ है, इसमें कोई क्रेडिबल ऐसी बात नहीं है। पहले कहा गया था जो इसमें एक ऐसी कोई लिस्ट है जो कि बहुत ही जाने माने लोगों की है अमेरिका में, जो कि जेफरी एप्स्टीन के साथ वो मिले हुए थे। जेफरी एप्स्टीन का सबको मालूम है, वो एक फाइनेंशियर थे और एक सेक्स स्कैंडल में उनको गिरफ्तार किया गया था। आज तो उनका कहना है कि डेमोक्रेट्स ने उनको इतना परेशान किया, अगर उनके पास कुछ होता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में इसको रिलीज कर दिया गया होता। जी बिल्कुल, वही कहा गया, परंतु अभी इलॉन मस्क ने अपने एक एक्स के पोस्ट में ये कहा था, जो ये इसमें शायद डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है, हालांकि उन्होंने उसको एकदम फिर वहां से हटा दिया और कहा जो ये मैंने एक्सेस किया है, ज्यादा मैंने कुछ बोल दिया है, तो वो उनके पास कोई इसका सबूत नहीं है। परंतु अब उनकी जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी, उन्होंने कहा था जो ये सारी जो फाइल है मेरे टेबल पर है और उसको हम रिलीज करेंगे। तो उसके बाद भी ये वाली जो लिस्ट है वो रिलीज नहीं हुई है, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है, FBI ने भी कहा है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है, जो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तो उनकी जो मागा बेस है चंद्रशेखर जी, वो भी इस पर विश्वास करने के लिए राजी नहीं है, और वो समझते हैं जो कुछ ना कुछ इसमें छुपाया जा रहा है। तो इसीलिए आपने अभी जो कहा, जो उन्होंने एक ऐसी, ठीक है अशोक जी, उन्होंने आज ये भी आदेश दिए हैं कि इसमें से जो कोर्ट जिनको इजाज़त देता है उसको उस रिपोर्ट को रिलीज़ की जाए। अशोक जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की 2 पॉलिसी, एक इमिग्रेशन को लेकर के, एक टैरिफ को लेकर के, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर में जो पावरफुल लॉबी है या पावरफुल लोग हैं उनको तो इम्पैक्ट नहीं कर रही है कि वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं? नहीं, टैरिफ की पॉलिसी तो बिल्कुल, क्योंकि वहां के जो बिग बिजनेस हैं, देखिए जब आप टैरिफ को उन्होंने शुरू किया, पहले तो उन्होंने कहा लिबरेशन डे 2 अप्रैल को, जो हम सभी पूरे दुनिया में देशों के विरुद्ध टैरिफ लगाएंगे, जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। फिर 9 अप्रैल को उन्होंने कहा जो इसको हम अब 90 दिन के लिए बंद कर रहे हैं, इसको पॉज कर रहे हैं, जो कि 9 जुलाई को होता। 9 जुलाई को उन्होंने कह दिया जो हम 1 अगस्त तक। तो देखिए, जब बिजनेस कोई करता है, जो अपना निवेश करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको सर्टेनिटी चाहिए, उसको विश्वसनीयता चाहिए, जो भी ये टैक्सेशन पॉलिसीज हैं ये आगे चलती रहेंगी। ये नहीं जो उसमें एकदम इतनी जल्दी फेरबदल होगा। तो ना वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, ना प्रोडक्शन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि टैरिफ्स बहुत बढ़ गए हैं। तो इसीलिए वहां पर आम लोगों की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ रहा है और बिजनेस पर भी बुरा इसका प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।
कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे बाय। दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की 21 जुलाई से यानी कि सोमवार से शाम 7 बजे DD न्यूज़ पर प्रसारित होगा। 10 बजे के बजाय आप इसको शाम 7 बजे DD न्यूज़ पर देख सकते हैं। आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की अब शाम 7 बजे DD न्यूज़ पर आएगा। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अंटार्कटिका की सबसे पुरानी बर्फ विश्लेषण के लिए ब्रिटेन पहुंच गई है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे पृथ्वी के जलवायु परिवर्तनों के बारे में और जानकारी मिलेगी। अंटार्कटिका की बर्फ के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तहत पूर्वी अंटार्कटिका के लिटिल डोम सी में 2800 मीटर की गहराई से ये बर्फ निकाली गई। अगले कुछ वर्षों में पृथ्वी के जलवायु विकास और ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को समझने के लिए यूरोप भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा। अमेरिका में भारी दबाव के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने न्याय विभाग से यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित अदालती दस्तावेज जारी करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बदनाम फाइनेंसर के बारे में कोई ठोस सबूत था तो डेमोक्रेट्स ने बाइडेन प्रशासन के तहत उसे क्यों नहीं जारी किया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। सीरिया में अशांत दक्षिणी प्रांत सुवेदा में सीरियाई सैनिकों के क्षेत्र से हटने के एक दिन बाद ही ड्रूज और बेडोइन जनजातियों के बीच भारी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है और युद्ध विराम टूट गया है। दरअसल ड्रूज के समर्थन में इजराइल द्वारा सीरिया में हमलों के बाद इजराइल की मांग के अनुसार सीरियाई बल यहां से हट गए थे और इलाके में ड्रूज और बेडोइन जनजातियों के बीच युद्ध विराम हो गया था। यूरोपीय संघ ने रूस पर 18वें राउंड के प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है, जो अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों में से एक है। इसका उद्देश्य यूक्रेन के हित में रूस को कमजोर करना है। नए प्रतिबंध पैकेज का सीधा निशाना रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और रक्षा उद्योग हैं। यूरोपीय संघ ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल की कीमतों पर सीमा कम करने का भी फैसला किया है। निक एडम्स की मलेशिया में अमेरिका के राजदूत के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति के खिलाफ कुआलालंपुर में अमेरिकी दूतावास के बाहर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्लाम पर एडम्स के विचारों और गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के समर्थन सहित अन्य संवेदनशील विषयों को लेकर मुस्लिम बहुल राष्ट्र मलेशिया में एडम्स का विरोध हो रहा है।
दक्षिण कोरिया में मूसलाधार बारिश के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बेमौसम बाढ़ जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से नदी के किनारों, खड़ी ढलानों और भूमिगत स्थानों से दूर रहने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है।